चलो निधि कंपनी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मोटिवेट कर देता हूँ। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगर मोटिवेट हो चुके हो तो स्टार्ट करें। पहले मोटिवेशन की आग लगा दो अंदर, इजंट इट? जब कोई थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं, क्योंकि जब थ्योरी पोर्शन हम कवर करते हैं उसमें क्या है, हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो डोंट वरी, आई वॉन्ट लेट यू स्लीप व्हाइल आई कवर एनी थ्योरी पोर्शन। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू लॉ, कॉर्पोरेट लॉ ऑफ सीएमए फाइनल, दैट इज निधि कंपनी। ओके, सो क्या है, अब देखो निधि कंपनी क्या है, बेसिकली जो काम बैंक करती है वैसा ही कुछ काम क्या करती है, निधि कंपनी भी करती है। लाइक बैंक क्या करती है, बैंक पब्लिक के साथ डील करती है, पब्लिक के साथ काम करती है, जैसे पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शन करती है। अगर किसी व्यक्ति को लोन की भी जरूरत पड़ती है, इवन वो उसका अकाउंट होल्डर नहीं है, उसका अकाउंट होल्डर नहीं है, फिर भी उसे लोन मिल सकता है और मिल भी जाता है, isn't it? बट इन केस ऑफ निधि कंपनी सिर्फ किसके साथ डील करती है? निधि कंपनी डील करती है सिर्फ उसके मेंबर्स के साथ। जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ क्या करती है, डील करती है। अब डील का मतलब जैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन भी प्रोवाइड करती है खुद उन्हीं के अपने मेंबर्स को। और इस निधि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करना, सेविंग्स को प्रमोट करती है। ठीक, जैसे अगर कोई मेंबर है किसका, निधि कंपनी का, तो क्या है, तो वो जैसे कोई भी व्यक्ति है जैसे 1000 रुपीज अर्न करता है डेली, अगर उसमें से वो 300-400 सेविंग भी करता है तो डायरेक्ट किसमें डिपॉजिट करा सकता है, निधि कंपनी में, डे टू डे बेसिस पर। सो अगर उसे कभी भी लोन लेने की जरूरत भी पड़ी तो उसे निधि कंपनी लोन भी प्रोवाइड करा देगी उसी अमाउंट के ऊपर। ओके, सो निधि कंपनी क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करता है। और वही बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग में वो पब्लिक के साथ डील करती है। ठीक है, पब्लिक के साथ डील करती है, ट्रांजैक्शन करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को। बट निधि कंपनी क्या करती है, निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ डील करती है। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा, इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है, इसमें सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 406 है जो डील करता है, उसी में सब कुछ है, सारे प्रोविजन है। बट इस 406 के अंदर, सेक्शन 406 के अंदर रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। इसका सेक्शन एक ही है 406। इसी में इनकॉर्पोरेशन भी होगा, इसी में जो भी अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर, ऑडिटर, व्हाटएवर, सब कुछ 406 में है सेक्शन में। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है इसमें डेफिनेशन में, अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड as a निधि with the object of cultivating the habit of thrifts and savings amongst its member। अब लिखा है ना, savings amongst its member और receiving deposits from and lending to। अब क्या उनसे क्या करती है, डिपॉजिट्स को रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है, उन्हें क्या करती है, लेंडिंग करती है, उधार भी देती है, लोन प्रोवाइड करती है एक रीजनेबल इंटरेस्ट के ऊपर। और उसमें क्या है, इट्स मेंबर ओनली, सिर्फ किसके साथ, सिर्फ उसके मेंबर्स के साथ सब कुछ होता है इसमें, रिसीविंग और क्या है, लेंडिंग। ओके, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, इनके आपस में बेनिफिट्स के लिए। और क्या लिखा, एंड क्या लिखा, एंड विच कंप्लाई सच रूल्स आर एज प्रिस्क्राइब, जो क्या है कुछ रूल्स हैं उन्हें क्या करना है, फॉलो करना है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन फॉर सच क्लास ऑफ कंपनी। और क्या वो रूल्स किसके थ्रू बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ये बॉडी कौन गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, और क्या लिखा, सच क्लास ऑफ कंपनीज। अब इसमें क्या, एक क्या करते हैं, पहले तो रिसीव करती है, डिपॉजिट रिसीव करती है और लेंडिंग करती है ओनली इट्स मेंबर्स एजेंटेड और फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। और क्या, और कंप्लाई सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच निधि कंपनी नीड टू फॉलो। ओके, अब देखो रूल नंबर 4 में क्या लिखा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब देखो क्या, इसमें इनकॉर्पोरेट कैसे होगी कंपनी। ओके, फर्स्ट मिनिमम कैपिटल, पहले मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, 5 लाख। अगर निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, नई कंपनी बनानी है एज ए निधि, तो उसमें कितनी कैपिटल चाहिए, मिनिमम कैपिटल है
5 लाख रुपीज, ठीक है। और कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर, और निधि कंपनी कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या देते हैं, प्रेफरेंस राइट देते हैं शेयर होल्डर को। अब क्या, अगर डिविडेंड मिला तो सबसे पहले किसे प्रेफरेंस राइट है, डिविडेंड होल्डर, उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर क्या हुआ, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का रीपेमेंट होता है तो प्रेफरेंस क्या मिलती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अब इसमें क्या, सभी का इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इक्वल ट्रीटमेंट होने के लिए क्या कर दिया, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि निधि कंपनी कैन नॉट इशू देयर प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। और अगर कोई बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो उसे रिडीम करना है। पहले उसे रिडीम कर लो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसे रजिस्टर कराओ एज ए निधि कंपनी, ओके। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट और इसका स्टेटस, स्टेटस क्या है इसका, स्टेटस पब्लिक कंपनी होगा। स्टेटस क्या होगा, पब्लिक कंपनी। अब इसमें पब्लिक कंपनी क्यों होगा, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। और प्राइवेट कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती है, बट पब्लिक कंपनी ला सकती है, ओके। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको स्टेटस क्या रहेगा, पब्लिक कंपनी रहेगा। और क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसमें क्या एमओए क्या होगा, सेल बी रिस्ट्रिक्टिव। मेमोरेंडम क्या है, सेल बी रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये सिर्फ किसके साथ डील करेगी, टू इट्स मेंबर। अगर, और इसे ऑब्जेक्ट क्लाउज में क्या है, जो एमओए का ऑब्जेक्ट क्लाउज है उसमें इसे मेंशन करना है कि निधि कंपनी इज नॉट गोइंग टू डील विद एनी आउटसाइडर, एनी थर्ड पार्टी। ये मेंशन करना है किसमें, ऑब्जेक्ट क्लाउज में, किसके, एमओ के ऑब्जेक्ट क्लाउज में, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लाउज में मेंशन करना है कि निधि कंपनी थर्ड पार्टी या आउटसाइडर के साथ डील नहीं करेगी, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम। अब निधि कंपनी के नेम के एंड में क्या लिखा होना चाहिए, निधि लिमिटेड आना चाहिए, निधि लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ निधि कंपनी, ओके। अगर कोई कंपनी है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, निधि लिमिटेड होना चाहिए, ओके। अब इनकॉर्पोरेशन में क्या था, मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, 5 लाख। और क्या है, कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे बिफोर इनकॉर्पोरेशन तो उसे क्या करना, रिडीम कर लेना है, ओके। उसके बाद क्या, स्टेटस क्या रहेगा, पब्लिक कंपनी। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इन एमओ क्या रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, सैलरी रिस्ट्रिक्टिव। और उसके वर्ड क्या लगेगा, एंड ऑफ द नेम ऑफ निधि कंपनी का क्या रहेगा, निधि लिमिटेड। और उसके बाद क्या है, रूल नंबर 5 क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम मेंबर ऑफ फंड क्या लिखा, एवरी निधि सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंश्योर दैट इट है क्या, जस्ट एवरी निधि कंपनी विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर क्या, उसको क्या करना है, इंश्योर करना है क्या, कि नॉट लेस देन 200 मेंबर्स 200 से कम नहीं होने चाहिए। जब से क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से 1 साल के अंदर कितने, कम से कम 200 से ज्यादा होने चाहिए, मेंबर्स हो जाने चाहिए निधि कंपनी के, ओके। और उसके बाद क्या लिखा, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, ओके, नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। और उसके बाद क्या लिखा, नेट ऑन फंड ऑफ कितनी हो जानी चाहिए, नेट ऑन फंड कितनी, 10 लाख रुपीज और मोर। नेट ऑन फंड कितनी होनी चाहिए, 10 लाख और मोर। और नेट ऑन फंड में क्या आता है, नेट ऑन फंड में आता है पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट ऑन फंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस में प्लस फ्री रिजर्व। और उसमें अगर कोई एनी लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे माइनस कर दो तो नेट ऑन फंड आ जाएगा, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन रूल 14। और क्या लिखा है इसमें, अनएकम्बर्ड डिपॉजिट क्या, टर्म डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन, अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ डिपॉजिट स्पेसिफाइड इन रूल 14। अब देखो जितने भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है उसका 10% कैसा होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए, ओके। अब आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का मतलब जितने भी मेंबर से
क्या हुआ, रिसीव हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग है ना, उन्हें देने के लिए लायबिलिटी है ना निधि कंपनी की, तो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए उसके कितने परसेंट, 10%। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, रेशियो कितना होना चाहिए, नेट ऑन फंड, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट नॉट मोर देन 1:20। रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो देखो नेट ऑन फंड का कितना, 1:20। डिपॉजिट मतलब कितना डिपॉजिट करा सकते हैं, सपोज अगर ये कितना है 1 CR है, तो डिपॉजिट कितना अमाउंट होना चाहिए, 20 करोड़ तक होना चाहिए बस, इससे ज्यादा का डिपॉजिट नहीं हो सकता है। अगर ये यहाँ पर कितना है, नेट ऑन फंड है 1 लाख है, 1 लाख, तो कितने तक डिपॉजिट हो पाएगा, 1 लाख है तो इसका कितना 20 टाइम बदलो तो 20 लाख, 20 लाख मतलब इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। रेशियो कितना चलेगा, 1:20 का। ओके, अगर ये क्या है 5 करोड़ है, तो ये 5 करोड़ है तो इसका 20% कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब 5 करोड़ है तो 100 करोड़ तक 20 उसका 20 गुना हो जाएगा, ठीक है, डबल, मतलब 20 गुना उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइक 1 करोड़ नेट ऑन फंड है, तो 1 करोड़ के वो कितना, 1 करोड़ है तो कितने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, 20 करोड़। ओके, ये ध्यान रखना इसमें। और अनअकम्बर्ड क्या लिखा, अनएकम्बर्ड डिपॉजिट, अनएकम्बर्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, बैरियर्स मीन्स क्या है, बैरियर क्रिएशन इन केस ऑफ, अब बैरियर क्रिएशन होता है, इसका मतलब क्या है, और कोई मीनिंग अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो इसका मतलब बैरियर क्रिएशन, अनएकम्बर्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब इसको अगर फाइनेंशियल के उसमें देखें, फाइनेंशियली देखें तो इसका मतलब होता है मॉर्गेज। ओके, मॉर्गेज, ओके, मॉर्गेज प्लेज, इसका मतलब ये होता है, इसका कितना होना चाहिए, 10% ऑफ डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का। और उसके बाद क्या है, नेट ऑन फंड और रेशियो कितना होना चाहिए, 1:20 डिपॉजिट का, मतलब अगर 1 करोड़ नेट ऑन फंड है तो कितना डिपॉजिट मेंबर से मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकती है निधि कंपनी, 20 करोड़। ओके, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो पहले क्या था इसमें, मेंबर कितने होने चाहिए, 1 साल के अंदर 200 मेंबर्स होने चाहिए, और उसके बाद नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपीज, और उसके बाद अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट किस में स्पेसिफाइड है, रूल नंबर 14 में। और रेशियो कितना होना चाहिए, नेट ऑन फंड और टू डिपॉजिट्स नॉट मोर देन कितना, 1:20। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 17 में क्या है, डायरेक्टर्स। रूल नंबर 17 किसकी बात करता है, डायरेक्टर्स की। अब डायरेक्टर कौन बन सकता है, डायरेक्टर सिर्फ कौन बन सकता है, इट्स मेंबर, सिर्फ निधि कंपनी का मेंबर ही डायरेक्टर बन सकता है, ये ध्यान रखना है। और क्या, टेन्योर कितना उसका, अप टू 10 ईयर, कितना, कॉन्जिक्यूटिव 10 ईयर, लगातार 10 ईयर तक वो एज ए डायरेक्टर रह सकता है, और उसके बाद रिटायर हो जाएगा। और क्या क्या है, दोबारा एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है एज ए डायरेक्टर, यस, बस उसका क्या कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड का मतलब 2 साल, 2 साल तक उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा दोबारा डायरेक्टर बनने के लिए। सपोज देखो ये क्या है, 1 जनवरी 2022, इस दिन क्या हो जाता है, 10 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो अब 10 इयर्स के बाद अब क्या है, अब दोबारा रीअपॉइंट कब होगा डायरेक्टर के लिए, एक तो पूरा साल ये हो जाएगा 31/12/2022, ये पूरा 1 साल हो गया ना। और उसके बाद कब, और 1 जनवरी 2023 और 31/12/2023, ये दोनों साल के बाद अब कब लाइबल होगा, आफ्टर 1 जनवरी 2024 के बाद क्या होगा, रीअपॉइंट हो सकता है एज ए डायरेक्टर। अगर कोई दोबारा रीअपॉइंट होता है तो रीअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। कब, उसका कूलिंग पीरियड कितना है, 2 ईयर। ओके, 2 ईयर पहले उसे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा, सेल नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164, और 164 में वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए। ओके, 64 में है ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर।
अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। ओके, अब इसमें क्या है, अब कुछ वो भी थी 164 सबसेक्शन 2 में क्या था, इसमें अगर 3 ईयर तक रिटर्न फिल नहीं की और डिपॉजिट्स भी पे नहीं किए, कुछ ना वैसे ही कुछ था उसमें, था कि नहीं था, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो डायरेक्टर नहीं रहेगा। ओके, वो डायरेक्टर एज ए अपॉइंट भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या लिखा, शैल बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 152 क्लाउज 4। इसमें क्या है, इसमें क्या कंसेंट, 152 और क्लाउज 4 में क्या कंसेंट, उसको अपनी कंसेंट भी देनी है कि वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होना चाहता है, उसे खुद की भी कंसेंट देनी है। ठीक है, कंसेंट किसमें, 152 क्लाउज 4 में उसे क्या देनी है, कंसेंट देनी है कि वो डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होने जा रहा है, वो होना चाहता है। ओके, और ये था डायरेक्टर का, पहला क्या था, डायरेक्टर शैल बी मेंबर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर कौन होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए कंपनी का। और उसके बाद का टेन्योर कितना है, अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर का टेन्योर है। और उसका कूलिंग पीरियड क्या है, 2 ईयर। अगर रिअपॉइंटमेंट होना चाहता है तो रिअपॉइंटमेंट कब होगा, आफ्टर 2 ईयर, कूलिंग पीरियड के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, शैल नॉट डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 164। ओके, और उसके बाद कहता है शैल बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 152। ओके, 152 क्लाउज 4, इसमें क्या कंसेंट देनी है, किसे कंसेंट किसे देनी है, डायरेक्टर नीड टू गिव कंसेंट, ओके, दैट ही वांट टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर, ही वांट टू accept that he want to appoint as a director, he need to give consent। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या लिखा, देखो अनिधि, रूल नंबर 18 है, डिविडेंड का रूल नंबर कौन सा है, 18। और रूल नंबर 18 में क्या लिखा, अनिधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, अनिधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड राइटिंग एंड फर्दर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। अब क्या है, अनिधि शैल नॉट गिव डिविडेंड मोर देन 25%। अनिधि किससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं इशू कर सकती है, नहीं दे सकती है, कितना, 25% ज्यादा। ओके, डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड। और अगर डिक्लेयर करती है तो उससे पहले क्या करना है, उसे किससे कंसेंट मांगनी है, किससे अप्रूव, किससे लेना है, रीजनल डायरेक्टर से। ओके, रीजनल डायरेक्टर से क्या करना है, उसे अप्रूव करवाना है और उसे रीजन भी देना है, रिकॉर्ड करना है, राइटिंग में देना है। राइटिंग में क्या करना है, रीजन देना है उसका, और फर्दर कंडीशन क्या है उसकी, अगर एडिशनल क्या एक्सीड कर जाता है 25% से पहले, अगर 25% से ज्यादा कोई डिक्लेयर करना चाहता है निधि कंपनी डिविडेंड, तो पहले क्या करना है, उसे रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना है और राइटिंग में देना, उसे राइटिंग में देना है। ठीक है, क्या लिखा, राइटिंग रिकॉर्ड करना है, टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और उसके बाद क्या करना है, फर्दर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन क्या है, एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जितना एडिशनल क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जा रहा है, उतना ही उसके इक्वल कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, सपोज एडिशनल कितना है, 1 लाख डिविडेंड एडिशनल दे दिया है 25 से ऊपर, इतना, तो इतना ही अमाउंट ये डिविडेंड है और इतने ही बराबर अमाउंट किसमें ट्रांसफर होना चाहिए, जनरल रिजर्व के अंदर, सेम अमाउंट उतने बराबर का। अगर 1 लाख ज्यादा 25% से ऊपर किया है तो उतना ही क्या करना है, किसमें ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में भी। ओके, इक्वल टू। और क्या लिखा है, देखो, देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट। और निधि कंपनी किसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट। अगर कोई डिपॉजिट मैच्योर हो गई है और उसे पैसे देने थे बट पैसे नहीं दे पाई, अक्रूड है, तो निधि डिक्लेयर नहीं कर पाएगी एडिशनल डिविडेंड मोर देन 25%। और कोई इंटरेस्ट देना था बट इंटरेस्ट दिए नहीं अभी तक, तो क्या है, इट इज एक्सीडिंग 25% से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है एनी निधि कंपनी इफ दैट निधि कंपनी डज नॉट कंप्लाई दिस रूल। ओके, दिस कंडीशन। ओके, उसका क्या लिखा, इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स अप्लीकेबल टू निधि। और क्या है, जितने भी रूल्स निधि को अप्लाई होते हैं सबको कंप्लाई करना है।
इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स एज एप्लीकेबल टू निधि। इसे सभी रूल्स को क्या करना है, कंप्लाइड करना है, जितने भी इसके ऊपर निधि कंपनी के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करो इसको, देखिएगा। निधि सेल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड मोर देन 25%। इफ निधि वांट टू डिक्लेयर मोर देन 25%, देन निधि कंपनी विल हैव टू अप्रूव from regional director and also give in writing, give in writing and also satisfy following condition, out of which first condition क्या थे उसमें, an equal amount transferred to general reserve. Okay, then after there has been no default payment of term mature deposit and interest. और उसके बाद क्या लिखा, इट हैज कंप्लाइड विद द ऑल रूल्स एप्लीकेबल टू निधि। जितने भी रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं निधि को, सारे कंप्लाइड होने चाहिए, सारे रूल्स को फॉलो होने चाहिए निधि द्वारा। ओके, और उसके बाद क्या है, ऑडिटर, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में क्या है, ऑडिटर। ओके, ऑडिटर में क्या है, निधि सेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, निधि सेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। एक निधि ऑडिटर को किससे ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कंटिन्यू, लगातार 5 ईयर से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती है। ओके, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अकेला है तो कोई ऑडिटर। और इन केस ऑफ क्या है, नो निधि सेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिट फर्म एंड ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अगर कोई फर्म है तो उसे अपॉइंट और रिअपॉइंट नहीं कर सकती है, कितने, 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 2 टर्म, एक टर्म होती है 5 ईयर का, तो 2 टर्म हो गया 10 ईयर का। ओके, तो कैन बी रिअपॉइंटेड आफ्टर कूलिंग पीरियड। यस, इट कैन बी रिअपॉइंटेड आफ्टर कंप्लीटिंग कूलिंग पीरियड ऑफ कितने, 2 ईयर। इसमें भी 2 ईयर का कूलिंग पीरियड है। ओके, रूल नंबर 19 बोलता है किसके रिगार्डिंग है, ऑडिटर के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर कोई क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल एज ए ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो किससे जाना काम नहीं कर सकता, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक, 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इन केस ऑफ फर्म देन 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ओके, 2 टर्म। और निधि कंपनी कैन अपॉइंट, रीअपॉइंट एज ए डायरेक्टर, एज ए ऑडिटर आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर कूलिंग पीरियड। ओके, तो ये था, कहां तक कंप्लीट हो गया, ऑडिटर तक। अब देखो, अब रूल नंबर 6 में क्या है, जनरल रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। जो काम निधि कंपनी नहीं कर सकती है, क्या क्या काम है देखो। निधि क्या, नो निधि सेल क्या लिखा, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और क्या लिखा है, कैरी ऑन नहीं कर सकती है, कौन सा बिजनेस, चिट फंड का, हायर परचेज फाइनेंस का और लीजिंग फाइनेंस का और इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। कोई सिक्योरिटीज भी क्या है, एक्वायर परचेज नहीं कर सकती है, एक्विजिशन, इजंट इट, विच इज इशूड बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू जो इशू की उसे एक्वायर नहीं कर सकती है, चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकती है, हायर परचेज फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है, लीजिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या है, इसका ये कोई काम नहीं कर सकती इनमें से जो भी दिए हैं। और क्या, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है। ओके, और एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय नेम और इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। ओके, क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, तो मैंने पहले ही बता दिया था। और डिवेंचर्स भी। और क्या है, कोई अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है बाय नेम और एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। ओके, और कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है इसके रिलेटेड, ओके, डेट से, तो उसे भी इशू नहीं कर सकती है। और क्या है, ओपन नहीं कर सकती है कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट विद इट्स मेंबर। निधि कंपनी अपने मेंबर्स के साथ करेंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है। ओके, उसके बाद क्या लिखा, एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर कंपनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर और एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर द चेंज ऑफ इट्स मैनेजमेंट unless it has passed special resolution in a general meeting and also obtained a previous approval of regional director
हैविंग जुरिडिक्शन ओवर सच निधि। अब क्या लिखा है, अगर निधि कंपनी कोई कंपनी को क्या कर देती है, बाय परचेज कर देती है, कैसे कंट्रोल कर लेती है, किसके थ्रू, बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी, और कंट्रोल द कंपोजिशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर देती है, कंट्रोल में आ जाते हैं उसके। ओके, एनी अदर कंपनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, और एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट टू चेंज इट्स मैनेजमेंट, और कोई अरेंजमेंट है किया है जिससे क्या चेंज हो जाता है, इसका मैनेजमेंट को चेंज करना है किया है, तो कब होगा, अनलेस इट हैज पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है किसमें, इन जनरल मीटिंग में। ओके, इन इट्स जनरल मीटिंग, एंड ऑल्सो प्रीवियस अप्रूवल लेनी है किसकी, रीजनल डायरेक्टर की। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग इन इट्स ओन नेम, प्रोवाइड दैट निधि विच हैव अधेयर्ड टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स में प्रोवाइड लोकल फैसिलिटी ऑन रेंट टू इट्स मेंबर। और क्या, कैरी ऑन, अगर कोई बिजनेस अदर देन बिजनेस क्या, बोरोइंग और लैंडिंग इन इट्स ओन नेम, और कोई लैंडिंग और बोरोइंग के अलावा कोई और अदर बिजनेस अपने नाम से चलाती है निधि, तो क्या निधि विच हैव अधेयर्ड टू ऑल द प्रोविजंस दीज रूल्स में प्रोवाइड लोकल फैसिलिटी टू रेंट इट्स मेंबर। और क्या है, और ये लोकल फैसिलिटी, लोकल की फैसिलिटी किसे दे सकती है, सिर्फ इट्स मेंबर्स को। ओके, और सब क्या लिखा है, ऑन रेंट ऑफ इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू द रेंटल इनकम, और उसकी क्या रेंट पे दे सकती है, और क्या रेंटल इनकम किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ ग्रोस इनकम ऑफ द निधि एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और क्या, अगर वो कर फैसिलिटी प्रोवाइड करते टू इट्स मेंबर को, और उससे 20% से इनकम कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किसकी, ग्रोस इनकम से ज्यादा, फ्रॉम को, और कब, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी, बीच में भी, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब कभी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये नहीं इसमें कि इतने दिन का गैप है कि ऐसे एक साल के अंदर इतना नहीं होना चाहिए, नहीं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी 20% ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए इनकम लोकल फैसिलिटी की। ओके, और ग्रोस इनकम से ज्यादा, ग्रोस इनकम कितनी, सपोज ग्रोस इनकम कितनी है, 1 करोड़, तो कितनी 1 करोड़ का 20% लोकल फैसिलिटी की इनकम कितनी, 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर निधि कंपनी ज्यादा हो गई तो क्या रूल ब्रेक करते हैं इसका, तो इसे भी ध्यान में रखना है। और इसका क्या लिखा है, असेट डिपॉजिट फ्रॉम और लैंड एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर, और निधि कंपनी कोई भी डिपॉजिट असेट नहीं कर सकती है, और ना तो लैंड कर सकती है, ना तो डिपॉजिट असेट कर सकती है, ना तो लैंड कर सकती है, फ्रॉम अदर देन इट्स मेंबर, इसके मेंबर्स के अलावा किसी और आउटसाइडर से, किसी थर्ड पार्टी से। ओके, उसके बाद प्लेस एनी ऑफ द असेट्स और लॉज बाय इट्स मेंबर एज सिक्योरिटी, ना तो प्लेज और एनी ऑफ द असेट्स लॉज बाय इट्स मेंबर ऑफ एज ए सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद क्या लिखा, टेक डिपॉजिट फ्रॉम लैंड मनी, ना तो डिपॉजिट को ले सकती है, ना तो मनी उधार दे सकती है, किसको, लैंड कर सकती है एनी बॉडी कॉर्पोरेट को। ये भी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशंस है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स, और कोई ब्रोकरेज और इंसेंटिव क्या किया है, पे किया है, फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, और फॉर ग्रांटिंग लोन, फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड और ग्रांटिंग लोन, अगर कोई ब्रोकरेज और इंसेंटिव पे किया है, इंसेंटिव, तो ये भी निधि कंपनी नहीं कर सकती। नो निधि कंपनी शैल डू, कई सारे पॉइंट्स हैं, सारे आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल विच निधि कंपनी कांट डू। ओके, अब इसके बाद क्या है, रूल नंबर 8 में क्या है, मेंबरशिप। मेंबरशिप कौन कौन मेंबर बन सकता है निधि कंपनी का, कौन कौन मेंबर नहीं बन सकता है। देखो, अ निधि शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज ए मेंबर। अनिधि कंपनी किसे, बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट को मेंबर नहीं बना सकती, बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट को एज ए मेंबर, ओके, एडमिट नहीं कर सकती है। और क्या लिखा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज परमिटेड अंडर द रूल एवरी निधि शैल इंश्योर दैट इट्स मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस
लेस देन 200 मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और उसमें मेंबर्स कितने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने से कम नहीं होने चाहिए, 200 से कम नहीं होने चाहिए इन केस ऑफ, ओके। और क्या लिखा, अब माइनर भी क्या है, निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। माइनर कौन होता है, जो लेस देन है 18 ईयर, ओके। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी। और उसके बाद क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड, प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर, प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड, बट डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है इन द नेम ऑफ माइनर इफ दे आर मेड एज ए नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज अ मेंबर ऑफ निधि। अगर निधि कंपनी का कोई क्या है, मेंबर है, और उसे क्या बना दी, कोई लीगल गार्जियन है और नेचुरल है, नेचुरल का मतलब बाय जो उसके कोई बच्चा हो गया ना, लीगली नेचुरल है वो, ओके। सो उसे क्या है, उसके नाम से डिपॉजिट्स को क्या है, मे बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ द मेंबर, उसके उस क्या है, इन द नेम ऑफ माइनर, उसने माइनर के नेम से क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, बट वो मेंबर नहीं बन सकता है, ओके। और कोई नेचुरल और लीगल गार्जियन बनाते हैं उसे, तो गार्जियन, ओके, लीगल गार्जियन हु इज अ मेंबर, और कोई मेंबर उसे लीगल गार्जियन और नेचुरल है कोई, तो उसके नाम से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट कोई भी माइनर निधि कंपनी का क्या नहीं बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता है, ओके। तो ये था मेंबरशिप रूल नंबर 8 था, और जनरल रजिस्ट्रेशन का रूल नंबर कौन सा था, 6, जो काम निधि नहीं कर सकती है। अब देखो लास्ट में क्या है, अदर रेलिवेंट रूल्स। अदर रेलिवेंट रूल्स क्या है, एवरी निधि सेल इशू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 10 रुपीज। नॉमिनल देखो, अगर एवरी निधि क्या है, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, बट नॉमिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेल नॉट लेस देन 10 रुपीज, उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निधि में ओपन branch only if it has earned net profit after tax continuously during the preceding financial year। और क्या है, निधि कंपनी एक ब्रांच भी ओपन कर सकती है, कब, जब वो 3 साल तक, क्या लिखा है इसमें, 3 फाइनेंशियल ईयर तक कोई अगर लॉस फेस नहीं करती है, ठीक है। जैसे 2020 और 2021 और 2021 और 2022 और 2022 और 2023, इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, और इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, और इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। तीनों ईयर में प्रॉफिट ही होना चाहिए, तभी वो क्या है, अपनी ब्रांच को ओपन, एक और ब्रांच को क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है, ओके, ये ध्यान रखना है। और अगर कहीं बीच में भी लॉस हुआ है तो निधि कंपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती है, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, द फिक्स्ड डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब जो एक बार डिपॉजिट कर दिया, अगर एक बार 1 लाख डिपॉजिट कर दिए तो उसका मिनिमम पीरियड कितना होगा, 6 मंथ, और मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ सॉरी। अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है तो उसका मिनिमम पीरियड है 6 मंथ और मैक्सिमम पीरियड है 60 मंथ, फिक्स्ड डिपॉजिट। In case of fixed deposits मिनिमम पीरियड कितना है, 6 मंथ, और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 60 मंथ। और उसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट कैसे, रिकरिंग डिपॉजिट है, रिकरिंग का मतलब हर महीने या हर 15 दिन में डिपॉजिट कराता है मेंबर, ठीक है, तो उसका मिनिमम पीरियड कितना होगा, 12 मंथ, और मैक्सिमम पीरियड
कितना 60 मंथ। ओके, ये एक एक दो दो नंबर में आ सकते हैं। ओके, तो याद रखना ही नहीं। क्या है, फिक्स डिपॉजिट के केस में, इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन दैट केस मिनिमम पीरियड कितना है 6 मंथ और मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ। और इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब हर महीने जमा करा दिए पैसे, 15 दिन में जमा कराता है कोई मेंबर, तो रिकरिंग नेचर का। ओके, तो उसमें मिनिमम पीरियड है 12 मंथ और मैक्सिमम पीरियड है 60 मंथ। और फिक्स का मतलब जो एक बार लगा डाला लाइफ जिंगा लाला, मतलब एक बार डिपॉजिट करा दिया, उसका कोई डिपॉजिट नहीं कराने हैं। ओके, एक बार लगा डाला लाइफ जिंगा लाला। ओके, अब उसके बाद करेगा अनिधि सेल्फ प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर। और निधि सिर्फ लोन किसे प्रोवाइड करा सकती है, सिर्फ इसके मेंबर्स को ओनली, ना कोई आउटसाइडर से कोई रिलेशन है इससे, इसको कोई ना मतलब रहेगा, ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट, ना कोई एनी ट्रस्ट। ओके, सिर्फ जितने भी इसके मेंबर्स हैं उसी को क्या करना है, लोन प्रोवाइड करा सकती है। ओके, और उसके बाद क्या है, लोन गिव्स बाय निधि टू मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स। और उसमें लोन देने की कुछ लिमिट्स हैं, देखो क्या क्या लिमिट्स है उसमें, पहले से रखता हूं। कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्या है, अब देखो करेगा द लोन गिव बाय अ निधि टू अ मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स, नेमली क्या क्या लिमिट्स हैं, 2 लाख रुपीज वेयर द टोटल अमाउंट डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर लेस देन 2 करोड़ रुपी। क्या लिखा, 2 लाख रुपीज क्या होगा, 2 लाख रुपीज तक का क्या मिलेगा लोन, वेयर टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट कितना है, अगर इफ टोटल डिपॉजिट कितना है 2 करोड़ और लेस, 2 करोड़ और लेस, तो इस केस में कितना लोन मिल जाएगा, 2 लाख तक का। हर मेंबर कितना लोन ले सकता है, 2 लाख तक, 2 लाख। कब, जब डिपॉजिट 2 लाख से कम हो, 2 करोड़ से कम हो या 2 करोड़ हो, उस केस में कितना है, 2 लाख तक का क्या मिलेगा उसे लोन। ठीक है, और उसके बाद मिलेगा 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 रुपीज कब मिलेंगे, कब लोन ले सकता है, 7.5 लाख का, वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब देखो और क्या सेम किसमें, 2 करोड़ और किसके बराबर कितना होना चाहिए, 20 करोड़, इससे इसके बीच में तो 7.5 लाख का क्या लोन मिल जाएगा। टोटल डिपॉजिट होना, टोटल डिपॉजिट जितने भी मेंबर्स हैं उनका टोटल डिपॉजिट कितना होना है, 2 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में, तो लोन कितना मिलेगा, 7.5 लाख तक का। हर मेंबर ले सकता है कितना लोन, 7.5 लाख, और 2 करोड़ उससे कम है तो 2 लाख का लोन मिलेगा सिर्फ। ठीक है, 2 लाख रुपीज का। ओके, अब उसके बाद क्या, थर्ड में 12 लाख रुपीज। अगर 12 लाख रुपीज का लोन कब मिलेगा, वेयर टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज मोर देन 20 करोड़ रुपीज बट लेस देन 50 करोड़। अब देखो थर्ड कंडीशन में क्या है, 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ बट लेस देन कितना है, 20 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। 50 करोड़ तो कितना लोन मिलेगा, 12 लाख। अगर टोटल डिपॉजिट्स ऑल टोटल मेंबर का लगा कितना है, किसके बीच में, 20 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में, तो कितने लाख तक का लोन मिलेगा, 12 लाख तक का। इतने तक का लोन हर मेंबर को मिलेगा। ठीक है, इतने तक का एलिजिबल है, ठीक है, वो इतने तक का लोन ले सकता है। ओके, और उसके बाद क्या है, 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज के लिए क्या है, अगर 50 करोड़ से मोर डिपॉजिट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट है ग्रेटर देन 50 करोड़, देन कितना लोन मिल जाएगा, मिल सकता है 15 लाख रुपीज। ओके, अब पहला क्या था,
लोन का अगर टोटल डिपॉजिट कितना है 2 करोड़ उससे कम है तो 2 लाख तक का कितना कितना मिलेगा लोन, 2 लाख तक का मिलेगा। और 2 लाख से 20 करोड़ के 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में तो कितना मिलेगा लोन, 7.5 लाख तक का मिलेगा। और 20 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में क्या है, टोटल डिपॉजिट फ्रॉम निधि कंपनी, टोटल ऑफ इट्स मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उसका टोटल डिपॉजिट किसके बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है 20 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में, 20 करोड़ 50 करोड़ के बीच में। तो कितना लोन मिल सकता है, एक मेंबर को 20 लाख आई मीन 12 लाख तक एलिजिबल है, 12 लाख तक उसे लोन मिल जाएगा। और इन केस ऑफ ग्रेटर देन 50 करोड़ टोटल डिपॉजिट है तो कितना है 50 करोड़ और उससे ज्यादा तो 15 लाख पर मेंबर इज एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम निधि कंपनी। ओके, तो ये थी इसकी 4 लिमिट थी जिसके अकॉर्डिंग लोन मिल सकता है। उसके बाद करेगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि सेल नॉट लेस देन 7.5। अब लोन पर इंटरेस्ट ऑन लोन shall not more than 7.5%। जो ये लोन जो भी जितना भी लोन ये वाला मिलेगा लिया है, अगर कोई लिया है किसी मेंबर ने, उस पर इंटरेस्ट किससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है निधि कंपनी, किससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है, 7.5% से ज्यादा लिमिट है ये। ठीक है, 7.5% से ज्यादा कोई भी निधि कंपनी अपने मेंबर्स पर लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है अगर कोई मेंबर इसमें क्या लेता है, लोन लेता है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, एवरी कंपनी कवर्ड अंडर रूल 2 सेल हाफ ईयरली रिटर्न विद रजिस्ट्रार। और उसे क्या करना है, जो कंपनी कवर्ड है अंडर रूल 2 में सेल फाइल ईयरली रिटर्न, उसे ईयरली क्या लिखा, हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करनी है। किसमें, क्या एनडीएस 3 में, निधि कंपनी का फॉर्म नंबर कौन था, एनडीएस 3 अलोंग विद प्रिस्क्राइब फी, जो भी फीस उस पर चार्ज होगी वो फीस भी साथ में देनी है। उसके बाद क्या लिखा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयरली ड्यूली सर्टिफाइड फ्रॉम बाय अ कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस। ओके, जितनी भी निधि कंपनी किसी रूल नंबर 2 में कवर है उसे हाफ ईयरली रिटर्न भी फिल करने हैं रजिस्ट्रार के, और फॉर्म नंबर कौन है, एनडीएस 3। ओके, अलोंग विद सच फीस प्रिस्क्राइब विद इन, और क्या लिखा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयरली ड्यूली सर्टिफाइड। ईच ड्यूली सर्टिफाइड किसके द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद करेगा इफ कंपनी फॉलिंग अंडर रूल 2, अगर कोई कंपनी अंडर 2 में फॉल कर रही है, उसको कॉन्ट्रावेंस कर रही है, एनी प्रोविजन ऑफ द रूल प्रिस्क्राइब हियर इन द कंपनी ऑफ एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। अगर कोई निधि कंपनी प्रोविजन को कौन सा है, जो फॉल कर रही है किसके रूल के, रूल 2 में, और वो कोई कॉन्ट्रावेंस करती है, उसका जो और जो उसके रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स हैं ऑफ द कंपनी हुई डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद एक्सटेंड 5,000, उन पर कितने रुपए चार्ज हो सकता है, 5,000। एंड वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यू 1, अगर वो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्ट्रावेंशन को तो क्या, विद द फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड 5,000 रुपीज एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग द विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। ओके, पहले क्या है, अगर कोई भी निधि कंपनी का कॉन्ट्रावेंट किया है, कॉन्ट्रावेंट फीस कितनी लगे, 5,000। ठीक है, फाइन पनिशेबल फाइन कितनी है, 5,000 कितने लगी, ऑफिसर ऑफ द निधि कंपनी। ओके, निधि कंपनी देन, और उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो 5,000 एवरी डे लगेगा, फिर पर डे एवरी डे ड्यूरिंग द फर्स्ट विच कॉन्ट्रावेंस कंटिन्यू, जहां से कंटिन्यू किया है, कॉन्ट्रावेंस किया है, वहां से पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा 5,000 5,000 5,000। ओके, सो आपका निधि का प्रोविजन कवर हो गया है, एक ही क्लास में पूरा निधि आपका कवर हो चुका है। ओके, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं बन के,
इसमें से 1 नंबर के भी आता है, 6 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी आता है, 4 नंबर के भी आता है। ओके, सो इसे रिवाइज करना है अच्छे से, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा, PDF फाइल दे दूंगा नोट्स की। ओके, इतने आप कर लो, निधि कंपनी आपका कंप्लीट हो जाएगा CMA फाइनल का। ओके, सो निधि कंपनी कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है इसकी, और मैं इसके जो नोट्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, बस इतना ही आपको पढ़ना है CMA फाइनल के लिए। इसी में से आता है 5 नंबर के आ सकता है, 6 नंबर के भी आ सकता है, और 1 नंबर में तो आता ही आता है एक निधि का। ओके, सो मिस आउट नहीं करना है बिल्कुल भी, सारे प्रोविजन पढ़ के जाने हैं जितने भी इसमें निधि कंपनी के जितने भी मैंने शेयर किए हैं। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।